हेलो बच्चों, हमारी 29/10 की 2020 की जो वर्कशीट आई थी साइंस की, वो हम लोगों ने पहले कवर नहीं करी थी, तो हम आज कवर कर रहे हैं। आई होप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। आनुवंशिकता एवं जैव विकास, हेरिडिटी एंड वेरिएशन हम पढ़ेंगे इसमें। आनुवंशिकता का मतलब ये होता है कि विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या जनक से संतति वंशागत होना। जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स में पाए जाते हैं, अगर वो आगे वाली जनरेशन से पाए जाते हैं तो उनको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। ऑब्वियसली होते ही ये पेरेंट्स से बच्चों की तरफ जाती हैं जो जनरेशन में फीचर्स, उनको हम हेरिडिटी या आनुवंशिकता कहते हैं। साथ ही साथ एक ही स्पीशीज़ में प्राणियों के लक्षणों के बीच अंतर को विभिन्नता कहा जाता है। देखो, चाहे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स जो हैं वो बच्चों में जाते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ ना कुछ आपस में विभिन्नता होती है, डिफरेंसेस होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जीव आनुवंशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई है। तो जो जीन्स है, जैसे कि एक बिल्डिंग में जो ब्रिक होती है, या फिर ब्रिक को क्या कहते हैं, ईंट जो होती है, वो उस बिल्डिंग का एक यूनिट होता है। हमारी बॉडी का जैसे एक यूनिट सेल होता है, उसी तरह जीन जो होती है वो हेरिडिटी की एक यूनिट मानी जाती है। ठीक है, उसकी इकाई मानी जाती है, स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी। स्ट्रक्चरल मतलब बुनियादी भी, और फंक्शनल मतलब कार्यात्मक। जीन डीएनए संरचना बनाते हैं, और जीन क्या बनाती है? डीएनए। मनुष्य की प्रत्येक जीन की 2 प्रतियां होती हैं। जैसे कि मनुष्य की देखो, जैसे जीन्स है, जैसे मेंडल्स लॉ हम करते हैं, तो उसमें भी एक जीन में 2 एलील्स होती हैं। ठीक है, एक जीन जो होती है वो 2 एलील्स की पाई जाती है। जैसे कि हम लोग मेंडल्स के कैरेक्टर्स करते हैं, तो उसमें हम लोग जैसे सपोज एक कैपिटल टी टॉल प्लांट के लिए डिनोट किया जाता है, और स्मॉल टी जो है वो छोटे प्लांट के लिए डिनोट किया जाता है। तो इसकी जो डिफरेंट सिचुएशन, 2 जो चीज़ें हैं वो मिलकर एलील्स बनाती हैं, और उसको जीन कहते हैं। ठीक है, मनुष्य के प्रत्येक जीन की 2 प्रतियां होती हैं, मतलब 2 एलील्स होती हैं, जिन्हें एलील कहा जाता है। प्रत्येक माता पिता से एक जीन की एलील विभिन्नता एवं विशिष्टता के लिए जिम्मेदार है। मतलब जो ये एलील्स होती हैं, ये ही डिफरेंसेस भी क्रिएट करती हैं, और यही जो है वो विशिष्टता, मतलब उसकी जो स्पेशलिटी है वो उसकी, मतलब इन सबका रीज़न ये एलील्स ही होती हैं। ओके, अब हम थोड़ा पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक गुणसूत्रों में आनुवांशिक सामग्री गुणसूत्रों में मौजूद होती है। इसका मतलब यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं उसके बीच में आपको पता है न्यूक्लियस होता है, जिसको नाभिक कहते हैं। उसके अंदर क्या होती हैं? ये गुणसूत्र जो होते हैं, आनुवांशिक सामग्री जो होती है वो प्रेजेंट होती है। गुणसूत्र धागे की तरह संरचनाएं होती हैं, और ये इस न्यूक्लियस के अंदर जो ये गुणसूत्र होते हैं उनको हम धागे की तरह से हम प्रेजेंट होते हैं, हम उसको देख सकते हैं, जो आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। यही जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग दी फीचर्स, गिविंग दी जो हेरिडिटरी जो कैरेक्टर्स हैं आगे वाली जनरेशन में, यही देते हैं। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, और जो यही क्रोमोसोम होते हैं वो किसके बने होते हैं? डीएनए के और प्रोटीन के। राइट, ये कोशिका विभाजन, आनुवंशिकता, विभिन्नता और पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो सेल डिवीजन में, हेरिडिटी में, वेरिएशन में, और पुनर्जनन मतलब जैसे कि छिपकली की पूंछ कट जाती है तो वो रीजनरेट कर देती है ना उस पूंछ को, तो उसको पुनर्जनन कहते हैं। तो इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डीएनए को हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये मनुष्यों में वंशानुगत सामग्री है। इसका मतलब जो डीएनए है वो क्या है? एक हेरिडिटरी फैक्टर है, और सभी अन्य जीवों में एक व्यक्ति के शरीर में लगभग हर कोशिका में समान डीएनए होता है, और सभी ऑर्गेनिजम्स में, सभी जीवों में ये डीएनए जो होता है ये ऑलमोस्ट समान ही होता है। अधिकांश डीएनए कोशिका नाभिक में स्थित होता है। मतलब ये जो डीएनए है हमारा, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और कभी कभी ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जा सकता है। लक्षण एक जीव की विशेष विशेषता है। मतलब जो भी फीचर्स हैं एक मनुष्य के, जैसे कि मेरी ब्राउन आइज़ हैं या आपकी ब्लू आइज़ हैं, तो ये हमारी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। लक्षण जीन या पर्यावरण द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, और जो ये फीचर्स हैं ये हम लोगों को कहाँ से मिलते हैं? जीन से, या फिर कोई क्लाइमेटिक चेंजेस हो, पर्यावरण में चेंजेस हो, तो उसकी वजह से भी चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशागति संतति को एक आधारिक शारीरिक अभिकल्प एवं कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं।
मतलब पहले वाले जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को कुछ स्पेशल फीचर्स मिलते हैं। दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से आहरित विभिन्नताएं एवं कुछ नई विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी। जो दूसरी, देखो पहली जो ये पीढ़ी है, ये देखो ये पूर्ववर्ती पीढ़ी है, दिस इज़ दी पूर्ववर्ती पीढ़ी, मतलब पहली वाली जनरेशन है, और जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ये वाली है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से आहरित कुछ विभिन्नताएं होंगी और कुछ सीमिताएं होंगी। ये देखो थोड़ी सी डिफरेंट आई हैं, ये इसका ये जो है ये अलग है थोड़ा, और ये अलग है, राइट। चित्र 1 में उस स्थिति को दर्शाया गया है, ये चित्र 1 में हम लोगों को बताया गया है, जबकि केवल एकल जीव उत्पन्न जनन करता है जैसे कि अलैंगिक जनन में होता है। इसमें जो देखो एक एकल जीव जो है वो आगे प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन है, जहाँ पे एक ही बंदा चाहिए होता है आगे की पीढ़ी बढ़ाने के लिए, 2 लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो परिणामतः 2 जीवाणु उत्पन्न होते हैं, मतलब एक का डिवाइड करने से हमें एक के डिवाइड करने से हम लोगों को 2 मिल रहे हैं, राइट। अब ये है कि तो परिणामतः 2 जीवाणु उत्पन्न होते हैं जो पुनः विभाजित होकर 4 जीवाणु उत्पन्न करते हैं, फिर ये 2 के फिर 4 होते हैं, मतलब 1 के 2 होते हैं और 2 के 4 होते हैं, ये आपने देख लिया, राइट। अच्छा, अब ये है कि जिनसे आपस में बहुत कुछ समानताएं होंगी। अब देखो ये वाले जो हम लोगों को 4 जीव मिले हैं तो इसमें समानताएं हैं, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो समानताएं मतलब ज़्यादा होती हैं, राइट। उनमें आपस में बहुत कम अंतर होगा, जो डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई होंगी। मतलब यहाँ पे समानताएं ज़्यादा हैं, डिफरेंसेस कम हैं। लेकिन अगर लैंगिक जनन होता तो विविधता अपेक्षाकृत और अधिक होती, लेकिन अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती तो ऑब्वियसली वैरायटी और ज़्यादा होती, ठीक है ना। तो क्या किसी स्पीशीज़ में इन सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है? मतलब कहने का मतलब ये है कि इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी क्या आप ये सोच सकते हो कि जो स्पीशीज़ है वो अपनी ही आइडेंटिटी में रह सकती है? नहीं, निश्चित रूप से नहीं। विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। देखो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन है, उसमें वैरायटी भी ज़्यादा होती है, उसमें स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। जैसे उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। मतलब जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ पर एक तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब गर्मी सर्दी से लड़ने की ताकत भी ज़्यादा होती है, वेरिएशंस भी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपैरेटिवली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर है, ठीक है। मतलब अलैंगिक जनन जो है वो उससे बेटर लैंगिक जनन होता है, क्योंकि उसमें विभिन्नताएं भी होती हैं और विशेषताएं भी ज़्यादा होती हैं, राइट। अच्छा, अगर अभ्यास के प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित की परिभाषा लिखे। आनुवांशिकता, हमने सबसे पहले आनुवांशिकता ये कहा ना कि विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या जनक से संतति वंशागत होना क्या कहलाता है? आनुवांशिकता। तो ये आ गया आपका आंसर नंबर 1। फिर उसके बाद हमारा है क्वेश्चन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम देखो, क्रोमोसोम वो होते हैं जिनकी वजह से जो क्रोमोसोम यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये देखिए ये आ जाएगा हमारा क्रोमोसोम की जो ये धागे तक की संरचनाएं होती हैं, जिनको कि गुणसूत्र धागे की तरह संरचनाएं होती हैं, जो आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती हैं। तो ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट, ठीक है। फिर तीसरा है लक्षण। लक्षण क्या होते हैं? लक्षण जीन या पर्यावरण द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। लक्षण मतलब फीचर्स। तो हम लोग ये क्या करेंगे कि लक्षण जो है जीन या पर्यावरण द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। तीसरा पार्ट हो गया। अब है जीन क्या होती है? तो जीन जो होती है, जीन डीएनए संरचना बनाती है। जीन जो होती है वो डीएनए संरचना बनाती है। मनुष्य की प्रत्येक जीन की 2 प्रतियां होती हैं जिन्हें कि एलील के रूप में जाना जाता है। तो ये हमारा हो गया 4th पार्ट, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है, ठीक है, तो कौन सा लक्षण पहले प्राप्त हुआ होगा? ऑब्वियसली 60 वाला, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे कि लक्षण बी जो है वो जो बी पार्ट है, जो बी है वो उस समष्टि में अगर 60% जीवों में पाया जाता है तो उसी का लक्षण पहले प्राप्त हुआ होगा, ठीक है। तो क्लियर है सबको? और इसकी जो पहले वाली वर्कशीट है एक बार फिर हम उसको भी रिवाइज कर लेंगे, ठीक है।
आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरीज, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, इट गिव्स मी मोटिवेशन। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट टाइम फॉर द नेक्स्ट वर्कशीट। बाय बाय, टेक केयर।